हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बात कर रहे हैं भारत की। यहाँ की नदियाँ सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये वो जीवन धमनियाँ हैं जिन्होंने हमारी सभ्यता को जन्म दिया, हमारी संस्कृति को पाला पोसा। तो चलिए आज इन्हीं शक्तिशाली जीवन रेखाओं की कहानी में एक गहरा गोता लगाते हैं। अब इस नक्शे को देखिए। ये सिर्फ कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं हैं, ये तो इस पूरे उपमहाद्वीप का कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसका जीवन तंत्र है। ये वही धमनियां हैं जो हिमालय के दिल से निकलती हैं और देश के कोने कोने तक जिंदगी पहुंचाती हैं। चलिए इस शानदार नेटवर्क को और करीब से समझते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम भारत की नदियों के दो मुख्य प्रकारों को समझेंगे। फिर हम उत्तर की तीन बड़ी नदी प्रणालियों को देखेंगे, सिंधु, फिर शक्तिशाली गंगा और उसके बाद ब्रह्मपुत्र के अनोखे सफर को जानेंगे। और आखिर में हम दक्षिण भारत की यानी प्रायद्वीप की जीवन रेखाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। भारत में इतनी सारी नदियां हैं, सैकड़ों। इन्हें समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें दो हिस्सों में बांट दिया जाए, और ये बंटवारा होता है उनके जन्म की जगह से, जहां से वो निकलती हैं। तो सवाल ये है कि वो दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? यहाँ मामला बिल्कुल दो अलग अलग कहानियों जैसा है। देखिए, एक तरफ है हिमालय से निकलने वाली नदियां। इनका सोर्स क्या है? ग्लेशियर। इसीलिए इनमें साल भर पानी रहता है। ये 12 मासी हैं और ये बहुत लंबी भी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर है, तो जाहिर है ये मौसमी होती हैं और लंबाई में भी छोटी। लेकिन दक्षिण भारत के लिए इनकी अहमियत उतनी ही है, और यही फर्क भारत की ज्योग्राफी को इतना दिलचस्प बनाता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत काम की बात समझ लेते हैं। हम बार बार लेफ्ट बैंक और राइट बैंक सहायक नदियों की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। बस ये सोचिए कि आप नदी के बहाव की दिशा में जा रहे हैं। अब आपके लेफ्ट साइड से जो नदी आकर मिलेगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुए, और जो राइट साइड से मिलेगी वो राइट बैंक। है ना आसान? ये हमें आगे बहुत मदद करेगा। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ। यहां हम बात करेंगे सिंधु नदी प्रणाली की। एक ऐसी नदी जो इतिहास और देशों की सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी है। सिंधु नदी या इंडस कोई मामूली नदी नहीं है। इसका सफर देखिए, लगभग 2900 किलोमीटर लंबा। ये शुरू होती है तिब्बत के बर्फीले पठारों से, फिर भारत में सिर्फ लद्दाख के लेह जिले से गुजरती है, और उसके बाद पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से को सींचते हुए कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। सही मायनों में एक इंटरनेशनल रिवर है ये। और जैसा कि कहते हैं, कोई भी महान नदी अकेली नहीं होती। सिंधु की असली ताकत हैं उसकी 5 जानी मानी सहायक नदियां, जिनके नाम पर ही पंजाब यानी 5 आब या 5 नदियों की धरती का नाम पड़ा है। ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और हां, इन सब में चिनाब इसकी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत सहायक नदी है। 80%। ये नंबर बहुत कुछ कहता है। 1960 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी या सिंधु जल संधि। इस संधि के तहत इस पूरी नदी प्रणाली का लगभग 80% पानी पाकिस्तान के हिस्से में आता है और करीब 20% भारत के। इससे साफ पता चलता है कि नदियां सिर्फ भूगोल नहीं बदलती, ये देशों की राजनीति और कूटनीति पर भी कितना गहरा असर डालती हैं। अब सिंधु से आगे बढ़कर हम आते हैं भारत के दिल में। बात करते हैं उस नदी की जो सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, उनकी पहचान और उनकी जिंदगी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मां गंगा की। इस नक्शे पर एक नजर डालिए। यह है गंगा का विशाल परिवार। देखिए कैसे ये अपनी सैकड़ों सहायक नदियों के साथ मिलकर भारत के सबसे घनी आबादी वाले और सबसे उपजाऊ मैदानों को सींचती है। ये सिर्फ एक नदी का बेसिन नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। गंगा का जन्म मैदानों में नहीं होता, इसका जन्म होता है ऊंचे बर्फीले पहाड़ों में, और इसकी कहानी भी किसी पौराणिक कथा से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 5 पवित्र संगमों से, जिन्हें हम पंचप्रयाग कहते हैं। यहीं पर अलग अलग धाराएं मिलकर एक महान नदी को आकार देती हैं। तो ये यात्रा कुछ ऐसी है। सबसे पहले विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा मिलती हैं, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग में और नदियां अलकनंदा में समाती जाती हैं, और हर संगम के साथ अलकनंदा और विशाल होती जाती है। और फिर आता है वो खास पल, देवप्रयाग। यहां पर जब शक्तिशाली भागीरथी नदी अलकनंदा से मिलती है, तब आधिकारिक तौर पर जन्म होता है गंगा का। 2525 किलोमीटर
2525। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये गंगा नदी की कुल लंबाई है और यही बात इसे पूरी तरह से भारत के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी बनाती है। जैसा हमने कहा, गंगा की शक्ति उसकी सहायक नदियों में है। अगर हम लेफ्ट बैंक यानी बाएं किनारे की बात करें तो हिमालय से उतरकर कई बड़ी नदियां इसमें मिलती हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और वो नदी जिसकी हम आगे बात करेंगे, कोसी। और अब आते हैं राइट बैंक यानी दाएं किनारे पर। यहाँ गंगा को मिलती है उसकी सबसे बड़ी और सबसे खास सहायक नदी यमुना, जो खुद एक बहुत बड़ी नदी है और प्रयागराज में गंगा में समा जाती है। इसके अलावा पठार से आने वाली सोन नदी भी एक बड़ी राइट बैंक सहायक नदी है। पर क्या हर नदी हमेशा जीवन ही देती है? कोसी नदी की कहानी थोड़ी अलग है। इसे एक बहुत ही दुखद नाम मिला है, बिहार का शोक। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नदी अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है। इसका कोई भरोसा नहीं कि ये कब अपना रास्ता बदल दे, और इसी वजह से हर साल बिहार में भयानक बाढ़ आती है। चलिए अब अपनी यात्रा का रुख मोड़ते हैं भारत के उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ हमारी मुलाकात होगी एक ऐसी नदी से जो जितनी ताकतवर है उतनी ही रहस्यमयी भी। ये कहानी है ब्रह्मपुत्र की। जरा इस नदी का रास्ता तो देखिए, कितना नाटकीय है। ये तिब्बत के शांत पठारों पर एक लंबा शांत सफर तय करती है और फिर अचानक नमचा बरवा नाम की एक विशाल पर्वत चोटी के पास से एक जबरदस्त यू टर्न लेती है और पूरी ताकत से गरजते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाती है। और एक बड़ी दिलचस्प बात है इस नदी के बारे में, इसके नाम बहुत हैं। तिब्बत में जब ये बहती है तो इसका नाम है सांगपो, जिसका मतलब है शोधक या द प्यूरिफायर। जैसे ही ये अरुणाचल में आती है इसका नाम हो जाता है दिहांग। फिर असम के मैदानों में इसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और यही नदी जब बांग्लादेश पहुंचती है तो जमुना बन जाती है। एक नदी कितने नाम? ब्रह्मपुत्र सिर्फ तोड़-फोड़ नहीं करती, ये निर्माण भी करती है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है माजुली। ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच बना दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। सोचिए, एक नदी के अंदर पूरा का पूरा एक द्वीप जहां लोग रहते हैं, गांव हैं, एक पूरी संस्कृति है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। हम उत्तर से अब दक्षिण की ओर यानी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ जा रहे हैं। यहाँ की नदियां हिमालय की नदियों से एकदम अलग हैं। इन्हें हम दक्षिण की मौसमी धड़कन कह सकते हैं। तो यहाँ की कुछ मुख्य नदियों पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले गोदावरी, जो इतनी बड़ी है कि इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। फिर है नर्मदा, जिसकी कहानी ही अलग है। ये बाकी नदियों की तरह पूरब नहीं बल्कि पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। इसके बाद है कृष्णा, जो अपने बड़े और उपजाऊ डेल्टा के लिए मशहूर है। और हाँ, महानदी, जिसे उसकी बाढ़ के कारण कभी-कभी ओडिशा का शोक भी कहा जाता है। ये सभी नदियां मिलकर दक्षिण भारत को जीवन देती हैं। ठीक है, तो भारत की नदियों को हम मोटे तौर पे दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हिमालयी और दूसरी प्रायद्वीपीय। हिमालयी नदियां, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ग्लेशियर से निकलती हैं, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। लेकिन हमारी प्रायद्वीपीय नदियां गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा, ये मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। मतलब बारिश अच्छी तो पानी भी भरपूर। तो अपनी कहानी शुरू करते हैं दक्कन के पठार के उन दो महारथियों से जो अपना लंबा सफर तय करके पूरब की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदावरी की। इन्हें लोग बड़े ही सम्मान से दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं, और ये नाम ही बताते हैं कि दक्षिण भारत में इनका कद और महत्व कितना बड़ा है। गोदावरी का सफर महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होता है, और यह कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, पूरे 1465 किलोमीटर का। इसी वजह से यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। रास्ते में प्राणहिता और इंद्रावती जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी इनसे आ मिलती हैं, जिससे इनका आकार और भी विशाल हो जाता है। अब मिलते हैं पूरब की ओर बहने वाली दूसरी विशाल नदी कृष्णा से। ये नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। और सच पूछे तो इन 4 राज्यों की ये लाइफलाइन है, जीवन रेखा। खेती से लेकर बिजली तक सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। जरा कृष्णा नदी के इस पूरे सिस्टम की विशालता का अंदाजा लगाइए। महाबलेश्वर से निकलकर ये दक्षिण के इतने बड़े हिस्से को सींचती है, और इस पर बने नागार्जुन सागर और श्रीशैलम जैसे बड़े बड़े डैम, वो तो इस पूरे इलाके की तरक्की की रीढ़ की हड्डी हैं।
चलिए अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं और मिलते हैं नर्मदा से। ये नदी थोड़ी अलग है, एक विद्रोही की तरह, जो पूरब की ओर बहने के नियम को तोड़कर पश्चिम की ओर बहती है। और यही सवाल नर्मदा को सबसे खास बना देता है। जब पठार का ढलान पूरब की तरफ है तो ये पश्चिम की तरफ क्यों जाती है? इसका जवाब भूगोल में ही छिपा है। देखिए, इसका राज है भ्रंश घाटी, या जिसे हम रिफ्ट वैली कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो नर्मदा ने अपना रास्ता खुद नहीं बनाया, बल्कि उसे विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के बीच एक बना बनाया रास्ता मिला, जो उसे सीधा पश्चिम की ओर अरब सागर की तरफ ले जाता है। नर्मदा का सफर मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से शुरू होता है। जबलपुर के पास संगमरमर की चट्टानों के बीच इसका धुआंधार झरना तो देखने लायक है, और फिर ये गुजरात में सरदार सरोवर बांध से होते हुए अरब सागर में समा जाती है। अब इन तीनों नदियों को एक साथ रखकर देखते हैं कि इनका हमारी जिंदगी से, हमारी आस्था से और हमारी तरक्की से कितना गहरा नाता है। हमने इन जीवन रेखाओं की ताकत को बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स से इस्तेमाल भी किया है, जैसे गोदावरी पर पोलावरम डैम सिंचाई के लिए बहुत ज़रूरी है, कृष्णा पर बना नागार्जुन सागर सिंचाई और बिजली दोनों देता है, और नर्मदा पर बना सरदार सरोवर बांध बिजली और पानी की ज़रूरतें पूरी करता है। लेकिन जहां इतने बड़े संसाधन हों, वहां कुछ चुनौतियां भी होती हैं। पानी का बंटवारा अक्सर राज्यों के बीच तनाव का कारण बन जाता है। कृष्णा नदी के पानी को लेकर 4 दक्षिणी राज्यों के बीच का विवाद इसी बात का एक बड़ा उदाहरण है। और हाँ, इन बांधों और विवादों से कहीं ऊपर है आस्था और भक्ति। सोचिए, नासिक में गोदावरी के किनारे लगने वाला कुंभ मेला, या फिर नर्मदा नदी की वो पवित्र परिक्रमा। ये नदियां महज भूगोल नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था का जीता जागता केंद्र हैं। अच्छा, इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए अब आपको इन नदियों की दिशा याद रखने का एक मजेदार और आसान सा तरीका बताता हूं। ये एक बहुत ही सरल ट्रिक है। जो नदियां पूरब की ओर बहती हैं उनके लिए बस याद रखिए गोद में काका, जिसमें गो से गोदावरी और का से कृष्णा। और जो पश्चिम की ओर बहती हैं उनके लिए याद रखिए नमस्ते लंदन, जिसमें न से है नर्मदा। है ना, बिल्कुल आसान। तो सबसे पहले बात करते हैं चिनाब की। पता है, इसका एक पुराना वैदिक नाम भी है, असिकनी। और ये कोई मामूली नदी नहीं, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सहायक नदी है। चिनाब की कहानी शुरू होती है बड़े ही अनोखे अंदाज में। ये असल में एक नदी नहीं, बल्कि 2 अलग अलग धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्र और भागा। ये दोनों धाराएं हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे के पास एक दूसरे से मिलती हैं, और वहीं से चिनाब का जन्म होता है। तो वो कौन सी खास बातें हैं जिन्हें हमें याद रखना है? सबसे पहली बात, इसका ओरिजिन है बारालाचा दर्रा। हिमाचल में लोग इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। भारत में इसकी लंबाई करीब 950 किलोमीटर है। और हाँ, सबसे जरूरी पॉइंट जिसे बिल्कुल मत भूलिएगा, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है। अब देखिए, चिनाब सिर्फ बहती नहीं है, ये बिजली भी बनाती है। इस पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। इन्हें याद रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, BDS। ये तीनों ही प्रोजेक्ट्स जम्मू और कश्मीर में हैं। पर रुकिए, चिनाब की कहानी सिर्फ बांधों तक ही सीमित नहीं है। इस पर इंजीनियरिंग का एक ऐसा मॉडर्न अजूबा बनाया गया है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। जी हां, पूरे 359 मीटर्स। जरा अंदाजा लगाइए ये कितना ऊंचा होगा। ये एफिल टावर से भी ज्यादा ऊंचा है। और ये है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, जो हमारे देश के इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। ये एक आर्क ब्रिज है, यानी चाप के आकार का। अच्छा, चिनाब की शानदार कहानी के बाद अब चलते हैं उस नदी की तरफ जिसे कश्मीर की धड़कन कहा जाता है, झेलम। इसका प्राचीन वैदिक नाम था वितस्ता। झेलम का रास्ता समझिए, कश्मीर की खूबसूरती के बीच से होकर गुजरता है। ये वेरीनाग झरने से अपनी यात्रा शुरू करती है, फिर खूबसूरत शहर श्रीनगर को छूते हुए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील में मिल जाती है। तो झेलम के बारे में क्या क्या खास है? पहली बात, इसका सोर्स है वेरीनाग झरना, लंबाई करीब 725 किलोमीटर। दूसरी, ये वुलर लेक से होकर बहती है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, ये मुजफ्फराबाद से मीरपुर के बीच भारत और पाकिस्तान का नेचुरल बॉर्डर भी बनाती है। इसकी सबसे खास सहायक नदी है किशनगंगा। झेलम पर एक बहुत ही खास प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तुलबुल प्रोजेक्ट। अब ये क्या है?
ये असल में वुलर झील के मुहाने पर बना एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो पानी के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि नावें वगैरह साल भर आसानी से चल सकें। और अब हमारी लिस्ट में तीसरी और आखिरी नदी है रावी। इसका जन्म भी हिमाचल की हसीन वादियों में होता है। इसका भी एक ऐतिहासिक वैदिक नाम है परुष्णी। जरा सोचिए, रावी का सफर शुरू होता है हिमाचल की मशहूर कुल्लू पहाड़ियों से, रोहतांग पास के पास से, और फिर ये खूबसूरत चंबा घाटी से होकर अपना रास्ता बनाती है। तो रावी के बारे में क्या याद रखना है? ओरिजिन रोहतांग पास, घाटी चंबा घाटी, और इस पर बने बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थीन बांध, जिसे रंजीत सागर डैम भी कहते हैं, और दूसरा है चमेरा बांध। हाँ, एक नया बांध भी इस पर प्रस्तावित है, शाहपुर कंडी बांध, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो हमने तीनों नदियों की कहानी अलग अलग तो सुन ली, अब क्यों ना इन सबको एक साथ रखकर देखें। ये समझिए कि ये आपका फाइनल रिवीजन है, एग्जाम से ठीक पहले वाला क्विक स्नैपशॉट। चलिए फटाफट एक तुलना करते हैं। चिनाब का उद्गम है बारालाचा दर्रा, झेलम का वेरीनाग और रावी का रोहतांग दर्रा। भारत में सबसे लंबा सफर है चिनाब का, और एक खास बात, झेलम और रावी ये दोनों ही नदियां आगे जाकर चिनाब में मिल जाती हैं। और ये रही हमारी फाइनल चेकलिस्ट, प्रोजेक्ट्स और पुराने नाम, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी जानकारी। चिनाब पर BDS प्रोजेक्ट्स और वैदिक नाम असिकनी, झेलम पर तुलबुल प्रोजेक्ट और नाम वितस्ता, और रावी पर थीन और चमेरा बांध जिसका वैदिक नाम है परुष्णी। ये टेबल बहुत काम की है। देखिए, गंगा असल में एक नदी के रूप में शुरू नहीं होती, ये दो धाराओं से मिलकर बनती है। पहली है भागीरथी, जो गंगोत्री ग्लेशियर के गौमुख से निकलती है। इसी को पारंपरिक तौर पर गंगा का असली सोर्स माना जाता है। और दूसरी धारा है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर से आती है। जब ये दोनों मिल जाती हैं तब बनती है हमारी गंगा। अच्छा, यहाँ पर अलकनंदा की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। भागीरथी से मिलने से पहले अलकनंदा का सफर 5 और संगमों से होकर गुजरता है। इन्हें एक साथ पंचप्रयाग कहते हैं। और हाँ, इस पर थोड़ा खास ध्यान देते हैं क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से भी बहुत जरूरी है। तो ये हैं वो 5 प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में अलकनंदा मिलती है धौली गंगा से। उसके बाद नंद प्रयाग में इसका संगम होता है नंदाकिनी नदी से। फिर बारी आती है कर्ण प्रयाग की, जहां पिंडार नदी इसमें मिलती है। चौथा पड़ाव है रुद्रप्रयाग, जहां केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। और आखिर में 5वां और सबसे अहम प्रयाग है देवप्रयाग। देवप्रयाग, यही वो पवित्र जगह है जहां अलकनंदा और भागीरथी का महासंगम होता है। ये दोनों मिलकर एक हो जाती हैं, और इसी संगम के बाद से इस महान धारा को दुनिया गंगा के नाम से जानती है। यहीं से असल में गंगा का मैदानी सफर शुरू होता है। तो पहाड़ों से उतरकर अब गंगा आ गई है मैदानों में, और यहीं आकर इसका वो विशाल रूप देखने को मिलता है जिसके लिए ये जानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब इसके सफर में कई और नदियां शामिल होने वाली हैं जो इसे एक महानदी बनाएंगी। क्या कोई अंदाजा है कि ये सफर कितना लंबा है? कुल लंबाई है लगभग 2525 किलोमीटर। सोचिए जरा, भारत और बांग्लादेश में फैले इस रास्ते में ये करोड़ों लोगों को जीवन देती है। भारत में गंगा का सफर 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से निकलकर ये उत्तर प्रदेश पहुंचती है, फिर बिहार, उसके बाद झारखंड और आखिर में पश्चिम बंगाल। और हाँ, ये पॉइंट नोट करने वाला है कि इसका सबसे लंबा सफर उत्तर प्रदेश में है और सबसे छोटा सिर्फ एक छोटे से हिस्से में झारखंड में। तो गंगा इतनी विशाल बनती कैसे है? जवाब है इसकी सहायक नदियां, जिन्हें हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। इनको समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए कि हम नदी की धारा के साथ बह रहे हैं, तो जो नदियां हमारे दाईं तरफ से आकर मिलेंगी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और जो बाईं तरफ से मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इन ट्रिब्यूटरीज में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज़्यादातर हिमालय से आती हैं और ग्लेशियर की वजह से उनमें साल भर पानी रहता है। वहीं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज प्रायद्वीप पठार से आती हैं, जो कि ज़्यादातर बारिश पर निर्भर होती हैं। लेकिन इस रूल का एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़रूरी एक्सेप्शन है, और वो है यमुना। यमुना, जो कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो भी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, बल्कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। दिल्ली और आगरा जैसे बड़े शहर इसी के किनारे बसे हैं।
और प्रयागराज में ये गंगा से मिल जाती है। कमाल की बात तो ये है कि चंबल, बेतवा और केन जैसी बड़ी नदियां खुद यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। चलिए अब जरा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पर एक क्विक लुक डालते हैं। ये टेबल एग्जाम रिवीजन के लिए बहुत काम आएगी। इसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी जैसी मुख्य नदियां हैं, और ये भी कि वो गंगा में कहाँ मिलती हैं। जैसे रामगंगा कन्नौज में और घाघरा छपरा के पास। इनमें महानंदा भी है, जो भारत में गंगा की आखिरी बड़ी सहायक नदी है। इन सभी नदियों में से एक नदी है कोसी, जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये नदी अपने साथ पहाड़ों से बहुत ज्यादा सिल्ट यानी मलबा लेकर आती है। इस वजह से ये बार बार अपना रास्ता बदलती है और बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है। इसीलिए इसे बिहार का शोक या सौरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। गंगा अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इसकी रफ्तार अब धीमी हो चुकी है और ये फैलकर समुद्र में मिलने से ठीक पहले दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करने वाली है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज एक बहुत ही अहम जगह है। यहाँ पर गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। यहीं से गंगा का आखिरी रूप बदलना शुरू होता है। यहाँ एक नया शब्द सीखते हैं, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी। ये सहायक नदी यानी ट्रिब्यूटरी का ठीक उल्टा है। ट्रिब्यूटरी नदी में पानी लाती है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटरी मुख्य नदी से पानी लेकर अलग बहती है। मशहूर शहर कोलकाता, जिस हुगली नदी के किनारे है, वो गंगा की ही एक डिस्ट्रीब्यूटरी है। फरक्का के बाद जो मेन स्ट्रीम है वो भारत की सीमा को पार करके पहुंचती है बांग्लादेश। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पहुंचते ही इसका नाम बदल जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और अब आता है इस सफर का सबसे शानदार नज़ारा। बांग्लादेश में पद्मा नदी आगे जाकर जमुना नदी से मिलती है, जो असल में ब्रह्मपुत्र नदी ही है। फिर इन दोनों की मिली हुई धारा में मेघना नदी आकर मिलती है, और अंत में ये तीनों नदियों की विशाल धारा मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और इसी प्रक्रिया से बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन। तो ये जो अद्भुत सुंदरबन डेल्टा है, ये सिर्फ गंगा की देन नहीं है। ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, इन तीन महान नदियों का एक साझा खजाना है। एक ऐसी अनोखी दुनिया जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है।